बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। वीकेंड है और वीकेंड स्पेशल पे आपके लिए मैसेज ये होता है कि आप जहाँ कहीं पर भी जाएँ एहतियात के साथ जाएँ। हालात जो हैं वो हमें हर रोज़ की तरह कहीं पर भी जो है वो बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। डॉक्टर्स मुतासर हो रहे हैं, बच्चे मुतासर हो रहे हैं, बड़े बूढ़े सभी जो हैं वो कोविड से मुतासर होते चले जा रहे हैं और दूसरी जानिब हस्पतालों में हालात बहुत बिगड़ते चले जा रहे हैं। वही हालात हैं जो हमने पहले देखे कि आपके पास बेड्स जो हैं वो कम हैं, वेंटिलेटर्स कम हैं, पेशेंट्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अभी जो अपडेट है कोविड के वो आपके साथ में शेयर करती चलूं। तीसरी लहर का खौफ जो है अब वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इसमें शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा होती जा रही है। 24 घंटे में 1484 नए मरीज ऐड हुए हैं और 28 अमवात एक ही रोज में रिपोर्ट हुई हैं, जो कि इंतहाई खौफनाक है। और वायरस की शरह जो है, मुस्बत केसेस की शरह शहर लाहौर की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी, 30% तक पहुंच गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोविड के 700 मरीज दाखिल हैं, जिनमें से 176 मरीजों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। और वेंटिलेटर का मतलब क्या है जी? मसनूई सांस दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला रहम करे, आप सभी लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन अल्लाह ताला तो रहम करेगा ही, लेकिन बहुत आप लोगों को एहतियात करनी है। जहाँ कहीं पर भी जाना है एहतियात के साथ जाना है। और अच्छी चीज़ है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट की जानिब से भी हम देख रहे हैं कि इकदाम किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस पर मुतहरिक नज़र आ रही है, तो प्लीज़ अपनी एहतियात कीजिए। खैर, कोरोना है क्या, किस तरह से इसकी तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, और इसके साथ साथ बच्चों में कोविड केसेस को भी आज हमने शो में आगे चल के डिस्कस करना है। आपने एहतियात किस तरह से करनी है, अपने आप को महफूज किस तरह से रखना है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोविड हो जाता है तो मैंने तो ये सुना है कि जी आपकी पूरी जिंदगी लंग्स जो हैं वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रहते हैं। हमारी सोसाइटी में वो लोग भी हैं जो कि तंबाकू नोशी करते हैं, उनको अगर कोविड हो जाए तो उनके लिए किस तरह से जो है लंग्स मुतासर हो सकते हैं, आम पेशेंट से किस तरह से डिफरेंट है। ये सब चीजें आज हमने प्रोग्राम में आगे चल के डिटेल में डिस्कस करनी है। तो आपने लाजमी शो देखना है क्योंकि ये चीजें आप ही लोगों के लिए डिजाइन की जाती हैं ताकि आप लोगों तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई जा सके और आप लोगों को बताया भी जाए कि आपने किस तरह से एहतियात करनी है। आगाज करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जानते हैं मौसम कैसा होगा। मुझे तो गर्मी लग रहा है कि बढ़ती चली जा रही है और आगे माह मुबारक की भी आमद है। तो कोमल ने हमें ज्वाइन किया है। कोमल बताइए मौसम कैसा है इस वक्त? दिन के आगाज में मौसम सर्द और खुनकी महसूस की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज की किरणें तेज़ हो रही हैं दर्जा हरारत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और साथ ही साथ शहरी जो हैं इस मौसम को एंजॉय करने के लिए और वर्जिश का, जैसे कि वर्जिश के बहुत से फ़ायदे हैं, इसलिए शहरी जो है चुस्त रहने के लिए बागों का रुख भी कर रहे हैं और वर्जिश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं और फूलों की महकती खुशबू इस मौसम को मज़ीद खूबसूरत भी बनाती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँ कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 37% रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब कम होने की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जैसे कि शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी के साथ साथ नाक से नसीब फूटने का भी खदशा बढ़ रहा है। इसलिए शहरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और घर में रहकर क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली अशिया का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ हवा में जो इस वक्त हवा की रफ्तार है वो 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से चल रही है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि दिन भर सूरज जो है वो आंखें दिखाएगा, जिसके बाद हल्की हल्की गर्मी भी महसूस की जाएगी। हफ्तावार के हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि सूरज और बादलों की आंख चोली जारी रहेगी, जिसके बायस मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। और गर्द आलूद फैक्ट्रियों का जो धुआं है उसके बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खासी मुतासर हो रही है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 170 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इसके मुतादिद इलाके जैसे मॉडल टाउन का इलाका है, DH है, गुलबर्ग है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 से तजावुज़ कर गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मिज़र है। जी जी, तो नाज़रीन ये अपडेट थी और हम इसी खबर को डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ शहर की दीगर खबरें भी हैं, कुछ अस्पतालों की सूरत हाल है, कुछ मार्केट में चीनी की सूरत हाल के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए क्या प्लान बनाया गया है, ये आज की हमारी तमाम खबरें होंगी। स्टार्ट कर लेते हैं मौजूदा कोरोना की सूरत हाल से। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम क्या हाल चाल है आपका? आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। भट्ट साहब, मैं सबसे पहले ना आप लोगों को सलाम पेश करना चाहती हूँ। आप यकीन माने कि मैं अब जब जहाँ पे भी किसी गैदरिंग में जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, मुझे डर लगना शुरू हो गया
क्योंकि आपको जब फैमिली में पता चलने लग जाए कि फ़लाँ बंदा मुतासिर हुआ, यकीन माने जो लोग आपके क्लोज होते हैं ना, उनके बारे में अगर कुछ पता चले तो आप अगर एहतियात कर भी रहे हो, आप एक्स्ट्रा एहतियात करना शुरू कर देते हैं। किस तरह आप लोग बाहर सारा दिन काम करते हैं, मुश्किल नहीं हो जाता एहतियात करना? आपको डराऊं, अभी सबको डरा दूं? सर इतना भी नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, वीकेंड है, मुझे बुखार हुआ होगा, गला भी खराब है। अल्लाह ताला रहम करे, वो मौसम भी तब्दील हो रहा है। नहीं अच्छा, ये चीजें हैं। तो मैंने कहा शायद बाकी लोग डर जाएंगे। तो आपको पता है आज आपका टेस्ट भी करा देंगे फिर हम। नहीं, मैं टेस्ट कल करवा चुका। चलें जी, ठीक है। देखें, वाकई ये सही बात है, हमें वाकई हर वक्त ये खौफ ज़रूर रहता है कि जिन लोगों के अंदर हम जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसको वायरस है कोई पता नहीं है। कुछ लोग एहतियात करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। हमारे लिए वाकई ये जज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात के बाद खुद हम जो एहतियात कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब जिसको लगना कोरोना, उसको लगना ही लगना है, सिर्फ एहतियात ही है। तो मैं क्या, मेरी सारी टीम जो है, मेरे जितने कुलीग्स हैं, वो ऑफिस के हद तक तो हमें पता है कि किस तरह हमें एसओपीज का पाबंद बनाया जाता है। अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे कुछ ही देर में आपको फाइन भी हो जाता है, आपकी पल पल की मॉनिटरिंग हो रही है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तमाम सरकारी इदारों में भी ये होना चाहिए। एक तो हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है, दूसरा आप अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। एग्जैक्टली। देखिए ना, हम जब तक खुद कोरोना एसओपीज के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम मिसाल नहीं बनेंगे, तो हम दूसरों को नहीं कह सकते। यही बात हम हुकूमत को भी कहते हैं कि जब तक वुज़रा खुद मिसाल नहीं बनेंगे, आवाम को कैसे कह सकते हैं आप कि भाई आप कोरोना एसओपीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें, जब वुज़रा खुद शादियों के अंदर बगैर क्या कहते हैं उसके मास्क के चले जाएंगे, समाजी फासले का ख्याल नहीं दिन प्रेस रखेंगे। कॉन्फ्रेंस होती है डिफरेंट, अभी अदालतों के बाहर जो पेशियां हो रही हैं, आप देखिए उस पे ऑपोजिशन के जितने भी रहनुमा हैं, हुकूमती रहनुमा हैं, मीडिया टॉक करते हैं, आपको कहीं पे भी कोई मास्क लगाए नजर नहीं आता। और आप ये देखें कि ये वीवीआईपी लोग हैं, ये वीवीआईपी लोग हैं, ये अपने आप को तो चले, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी को भी ये बीमारी लगे, लेकिन अगर इनमें से किसी को लग जाती है तो इनके घर इतने इतने बड़े हैं कि ये खुद को क्वारंटाइन कर लेते हैं, इनके पास इतनी स्पेस मौजूद है, मैनेज करना आता है कि किस तरह इनके से पास मैनेज आसान करना, है। लेकिन जो एक आम बंदा है जो 2 कमरों के घर के अंदर रहता है, आप मुझे बताएं वो किस तरीके से अपने आप को अलग थलग करेगा? पॉसिबल नहीं है। पूरी फैमिली है उसके साथ। और सबसे दिलचस्प बात आप ये देखें, डंडे के जोर पे आप इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बट सब होना चाहिए, इससे भी ज्यादा सख्ती होनी सर चाहिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि हम बुनियादी तौर पे डंडा पीर कौम है। मैं आज डंडा लाने वाला था, फिर मैंने कहा रहन दे यार, डंडा की लेके जाना, सब्ज रंग दा मैं भी कैडा लंबा, मेरी बेगम ने कहा डंडा रखा है बच्चे को कुटन वास्ते, पढ़ाने। मैं कहा मैं नाल वही रख के ले जाना है। ये हकीकत है। देखें, डंडे के जोर पे आप इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, अगरचे ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जहां कहीं पे आप थोड़ा सा सुस्त होंगे वहां पर आपने दोबारा देखा कि लोग एग्जैक्टली। और देखिए 2 दिन दुकानें बंद हैं, हमारी खबर ही यही है। अभी 21 के 22 पेशेंट एक दिन के अंदर जो है, 22 पेशेंट 22 अमवात हुई है, आप अंदाजा करें कि 22 हालात क्या हैं। अमवात हुई हैं, लेकिन लोग अभी भी आज वीकेंड है, आप अभी मार्केटों में चले, खाने पीने वाली जो दुकानें हैं, कल संडे है, नाश्ता करने लोग पहुंच जाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको। आप यकीन करें, दुकानदार को मजबूर करते हैं, ओ यार इथे किते ला दे, यार इथे किते बढ़ाया ही कमरा, उथे बैठ के खा लेने, गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं। यार अगर चंद दिन आप बाजार का खाना नहीं खाएंगे, सीरी पाए शोरबा कुलचा नहीं खाएंगे, चल यार बेगम नु क्या घर ही बना ले। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। आप चंद दिन अगर बाजार का खाना नहीं खाएंगे, क्या होगा? मर जाएंगे आप, नहीं कुछ भी होगा भाई। घर बैठ के आप खा लें, लेकिन आप इस वायरस से तो बच जाएंगे, उस तकलीफ से बच जाएंगे जो ना सिर्फ आपको होगी बल्कि आपके पूरे अहले खाना को होगी। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, कुछ इंतज़ामिया का रोल, क्योंकि अगर हम नेगेटिव चीज़ें जो है वो हाईलाइट करते रहते हैं तो अच्छी चीज़ें भी हाईलाइट ज़रूर करनी चाहिए। इंतज़ामिया भी मुतहरिक है, कमिश्नर साहब मुतहरिक हैं, अब ये बहुत अच्छी चीज़ है। कम अज़ कम लोगों में खौफ है, जिस तरह शादी की तकरीबात हो रही हैं, अब लोगों ने कम अज़ कम अपने फंक्शंस महदूद कर दिए हैं या तो कैंसिल कर दिए हैं, बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें। अभी कमिश्नर साहब की मेरे सामने एक स्टेटमेंट है कि एक ही घर का एक फर्द जो है वो शॉपिंग कर सकेगा, ये एसओपीज के मुताबिक है। ऑल्दो मुश्किल है, लेकिन आप इस तरह की सख्ती बरतेंगे तब वो जो 10 लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं, 4 लोग इकट्ठे एक ही घर के, एक बंदा जो काम कर सकता है करने चले जाते हैं, कम से कम मैंने अब गाड़ियों में लोगों को व्हाट्सएप मास्क पहने हुए देखा है।
यकीन माने लोग पहनते थे, गाड़ियों में पहले भी पहनते थे, सिंगल बंदा बैठा हुआ वो भी पहन के बैठा होता था, लोग अब पहनते हैं, असल में जुर्माने का डर है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ है, मैं गवर्नमेंट के इस इक़दाम के ऊपर मैं उनके मुकम्मल साथ हूँ ऑनेस्टली, कि जब तक हम डंडा नहीं दिखाते हम मानने वाले हैं ही नहीं, जो मर्जी कर लें आप। लेकिन देखें, आपने पूरी ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ एक काम के ऊपर लगा दिया है, मास्क, जिन्हें मास्क नहीं पाया चलान कर दो, जिन्हें मास्क नहीं पाया चलान कर दो, 2-2 3-3 4-4 इकट्ठे ही खड़े हैं। सर उसके अलावा भी काम है, देखें आप चलान करें जरूर करें, लेकिन उसके अलावा अपने काम की तरफ भी तवज्जो दें। अच्छा फिर आप चलान कर रहे हैं तो अगर आप एक मास्क का डिब्बा साथ इनको दे देंगे, ला यार एक मास्क भी ले, आप कोई अच्छा भी साथ अपना एटीट्यूड भी तो देना, सिर्फ चलान ही ना करें। चलान करने के ऊपर भी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। अगर किसी ने मास्क पहना हुआ है ना, देखिए सांस की प्रॉब्लम बुजुर्गों को, एजिड लोगों को है, अगर उसने मास्क पहना हुआ यहाँ पे है ना, उसका भी चलान कर देंगे। यार कम से कम थोड़ा सा तो ख्याल कर लें। और फिर बिहेवियर मैं आपको बताऊं, हमारी पुलिस का बिहेवियर नहीं बदल सकता, की बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है। बिल्कुल हमारी पुलिस का बिहेवियर नहीं बदल सकता। देखिए अगर आप अच्छे तरीके से कह देंगे यार मास्क पाला यार, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब मास्क क्यों नहीं पाया, मास्क पा, बिल्कुल यहाँ पे तो ये एटीट्यूड जो है, मेरा ख्याल है कमिश्नर साहब को, इंतजामिया को ये भी देखना चाहिए। ये इससे मामला ज्यादा खराब। देखें मुझे आप जिद में डालेंगे, मैं जिद में आ जाऊंगा, अच्छा नहीं पांदा यार कर ला 500 रुपए का चलान, क्या होगा, टेम्परेरी तौर पर है, आप इसको अपने अच्छे तरीके से परमानेंटली करवा सकते हैं। और ये रोज जो हम खबर देते हैं ना, अच्छा चलें उस तरफ छोड़े, आज ये जो हमने खबर डिस्कस, 100 वेंटिलेटर खरीद रहे हैं, आप मुझे ये बताइए अच्छी बातें हो गई ना, अच्छी बातें हुकूमत की, 100 वेंटिलेटर और खरीद रहे हैं हम। आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट सोई हुई थी, महकमा सेहत सोया हुआ है, जिस दिन से ये कोरोना आया वेंटिलेटर ही खरीदन ते लगे हुए हैं, यही बात है। और हमने कोविड की जो पहली लहर जब तक शिद्दत में पहुंची तब भी हम यही बात कर सुन रहे थे, खरीदे जा रहे हैं। बेडों की सूरत हाल आप देख लें, बेडों पे आप मुझे बताएं, जिस हॉस्पिटल के अंदर एक बेड के ऊपर 2-2 3-3 पेशेंट अभी भी मौजूद होंगे, आप मुझे बताएं वहां पे कोरोना फैलेगा कि कोरोना रुकेगा? बिल्कुल सही खुद बता दें आप, यानी कि आप खुद इंसाफ कर लें। हम अच्छी बातों की हुकूमत की तायद कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए इस तरफ भी कोई तवज्जो दे ले। इधर तवज्जो देनी नहीं है, अवाम ते सारा कुछ ठोसी जाना, जरूर ठोसे। इस पे तो सब अच्छा के रिपोर्ट दिखाई जाती है। आप अभी किसी बड़े हॉस्पिटल का, टीचिंग हॉस्पिटल के किसी भी सरबराह से पूछ लें, आपको इस तरह सब अच्छा के रिपोर्ट के बेड भी अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने हर दूसरे बंदे को जिनके घर पेशेंट हैं, मैंने लोगों से राब्ते करते हुए देखा, कोविड की पहली लहर में भी और अब भी। आप लोग कह रहे हैं कहीं से कोई रेफरेंस मिल जाए कि वेंटिलेटर उनके किसी प्यारे को मिल जाए, तो ये चीजें ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, जो दावे किए जाते हैं वो कुछ और। सर मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट का हाथ जोड़ के कि उसने वो पहले वाला काम छोड़ दिया कि एम्बुलेंस घर के दरवाजे के आगे भेज देती थी, बहुत खौफ वाला वक्त वो था। खौफ, यानी कि इससे ज्यादा, यानी शुक्र है कि उन्होंने ये बंद कर दिया है कि अब घरों से आके जबरदस्ती आप उठाते नहीं, अगर ये उठाना शुरू कर दे तो आप मुझे बताएं क्या सूरत हाल होगी। यानी कि आप अपने एंड की तरफ नहीं देखते हैं, आप देखते हैं दूसरे एंड की तरफ कि ओ ठीक करना है। भाई इस एंड को भी तो ठीक करे ना आपके पास बेड है, ना आपके पास वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन की आपको सबसे ज्यादा इस वक्त कमी का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्राइवेट तौर पर लेने जाए, मुझे प्राइस का नहीं पता, लेकिन प्राइस, कल ही हमने खबर दी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत में 4000 रुपए, कल सीएम साहब से पूछा हमने इसी बात के ऊपर कि जी ऑक्सीजन सिलेंडर का वफाक को कह दिया है, ठीक है सीएम साहब अच्छे इकदाम कर रहे हैं, लेकिन कह देना काफी नहीं होता। सर ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हम पहले क्यों नहीं ये सारी किसी की जिंदगी का सवाल है। आप महंगाई कर लें, आप हालात जितने मर्जी आवाम की फेवर में ना करें, लेकिन किसी को आप देखें कि वो मौत के मुंह में जा रहा है, आपने जिंदगी बचानी है। माफिया, ये वो लोग जिनके ज़मीर मर चुके हैं, मुझे ही व्हाट्सअप समझ आ रही है क्या चल रहा है इस माशरे में कि आपने ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ें जो हैं वो भी आवाम की पहुंच से दूर। सर हम समझते समझते इस दुनिया से गुजर जाएंगे, लेकिन हमें इस माफिया की, इस सारी चीज़ों की कभी भी समझ नहीं लगेगी
समझना है तो अवाम ने खुद समझना है, अभी भी वक्त है, अगर ये समझ जाएंगे। अवाम से तो हम हर रोज़ रिक्वेस्ट करें, लेकिन यहाँ पे महकमा सेहत की खबर जो आज की लीड स्टोरी है, बसाम सुल्तान की खबर है, मुझे तो परेशानी हो रही है कि आप कोविड के सूरत हाल में सब अच्छा भी बताते जा रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियाँ आप किस तरह से निभा रहे हैं। शहर के बड़े टीचिंग अस्पताल हैं, 9 अस्पताल जिनके MS के ओहदे खाली पड़े हैं, मतलब आपकी चेन ऑफ कमांड ही नहीं है। आपने वो आपका एक सरबराह ही नहीं है, हेड ही नहीं है, घर चलाने वाला ही अगर नहीं होगा तो घर के हालात क्या होंगे ये तो सभी समझ सकते हैं। MS के बगैर अस्पताल कैसे चल रहा है? आपकी मशीनें खराब पड़ी हैं, आपकी लिफ्ट्स खराब पड़ी हैं, आपके इंतजामात कुछ नहीं है, तो फिर यही हालात होंगे शहर के अस्पतालों के। भट्ट साहब आप ये देखें ना, कोई एक छोटा अस्पताल है, मैं नाम ले देता हूं, PIC सर्विसेज, म्यो, जना ख्वाजा सईद हॉस्पिटल, शादरा टीचिंग हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, सर्विसेज अंदाजा हॉस्पिटल, कीजिए। सर्विसेज हॉस्पिटल, आप मुझे बताएं। और ये वो हॉस्पिटल है कि आप खुदा ना खास्ता सुबह के टाइम कभी आपका बाहर से भी गुजर हो तो आपको ऐसे रश मिलता है कि आपको समझ नहीं आती है कितने ज्यादा मरीज आ कहां से गए। अच्छा, एक प्लान ये भी स्टार्ट में आया था, चलें ये तो MS गायब है, एक तो प्लान ये भी आया था, पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किया था, वो अभी तो मुझे कहीं नहीं है, कि जी दूर दराज के इलाकों से जो पेशेंट इन हॉस्पिटल्स में आते हैं वहां पे हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। वो कितने को खबर नजर आई? कुछ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। याद है आपको? याद आई मुझे जी कि रश कम करने के लिए हॉस्पिटल जो है बरकी के अंदर बनाया जाएगा, जो मजाफाती एरिया है जहाँ से ज्यादा रश पड़ता है। कोई खबर आई आपकी? सर यहाँ पे जो नए अस्पताल बने हैं आप वहां जाकर देख लें, वहां पर आपको अमला नजर नहीं आएगा, वहां अभी तक डॉक्टर्स तैनात नहीं हो सके। समनाबाद हॉस्पिटल के ये हालात है, मजंग टीचिंग हॉस्पिटल के ये हालात है, तो आप मजीद अस्पताल ऐड हो भी जाएंगे, आपको सीट्स पे डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे तो फायदा क्या है? सर डॉक्टर, मैं दसा डॉक्टर, आप डॉक्टर्स की बात कर रही हैं, डॉक्टर्स का क्या एटीट्यूड आप बताएं, बहरहाल छोड़े वो एक अलग। आप ये देखें, आपने कहा चेन ऑफ कमांड, देखिए चेन है, कमांड नहीं है। सही कहा, चेन एक पूरी है। कौन सी वाली चेन है? वो साइकिल वाली या मोटरसाइकिल वाली चेन आप समझ लो। हाँ तो सर देखो ना, वो सिर्फ गरारी घूमी जा रही है, घूमी जा रही है, सही कह वो सिर्फ घूमी जा रही है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमने तो खबर में कह दिया गफलत है, किसकी गफलत है? महकमा सेहत की गफलत है। महकमा देखिए, बात यह है कि अगर चेन ऑफ कमांड पे बात जाएगी ना, तो फिर चेन ऑफ कमांड जो है वो कमांड फिर हमारे इंतजामी सरबराह देखिए CM साहब हैं, फिर CM साहब के ऊपर बात जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि उनको क्या रिपोर्ट दी जाती है, क्या उनके आगे सामने रखा जाए। जब किसी ने हॉस्पिटल जाना होगा, वही आपके वाली बात कि वहां पे आपको ऐसे लश पश मिलेगा सारा काम, एक बेड पे एक मरीज होगा, ठीक है ना, सफाइयां भी हो जाएंगी हॉस्पिटल की, वर्दियां भी पहनी जाएंगी, डॉक्टर भी आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे कि जिस तरीके से इनसे बड़ा मसीहा इस दुनिया के अंदर पैदा ही कोई नहीं होया। बिल्कुल ऐसे ही है। तानू होते हैं। अब देखें, जिस हॉस्पिटल का MS ही ना हो, आप यकीन माने कि PIC मेरा 1-2 दफा जाना हुआ मरीज की इयादत करने के लिए, और ये आज से तकरीबन मैं 2 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो भट्ट साहब वहां पर मैंने हालात ये देखे कि चेयर्स पे भी मरीजों को देखा, अभी भी आज भी यही हालात, अभी भी है, आज भी वही मैं कह रही हूँ। लोगों से सुनने में फ्रेंड्स ऑफ कार्डियोलॉजी ने नया वहां पे वो एक पूरा सेटअप करके दिया, ठीक है। आप यानी कि उसके बावजूद रश है ना अच्छा कार्डियोलॉजी के अंदर इतना ज्यादा रश है, लेकिन आप जो बाकी दीगर हॉस्पिटल्स हैं आप उसकी तरफ नहीं जा रहे कि वहां पे कार्डियोलॉजी के जो पेशेंट्स हैं आप उनके लिए उन वार्ड्स को एक्टिव करते हैं, उनके लिए सहूलत मैसर करते हैं। आपके सबसे ज्यादा पेशेंट इस वक्त PIC के अंदर मौजूद होंगे। आप अभी भी चले जाए, रात के किसी पहर चले जाए, वहां पे कुर्सियों पे बैठे होंगे बेचारों ने, उनको वो बरनौला लगा होगा और वो बैठे होंगे। किसने करना है? मैंने नहीं करना, आपने भी नहीं करना। और अब ये कोरोना का बहाना भी सर से उतार देना चाहिए भट्ट साहब। बहुत हमने पूरा साल ये सुन लिया कि अस्पतालों के हालात इस वजह से खराब हैं कि हुकूमत की, महकमा सेहत की सारी जो है वो ध्यान इधर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इधर है। अब उसकी भी हकीकत क्या है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सभी लोगों के सामने आ रही है। आप बजट में कहते हैं कि हमने बजट के अंदर इतना बड़ा हिस्सा सेहत के लिए रख दिया, हर साल के एंड पे पता लगता है वहां पे बेड भी नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है, बैठने के लिए कोई चेयर्स भी नहीं है, वो पता नहीं वो बजट जाता किधर है। और सेहत कार्ड वाली कहानी क्या है ये तो मेरी आज तक समझ में नहीं आ सकी। बट साहब बात बहुत लंबी हो जानी है, आयशा ब्रेक का मुझे कह रही है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो हमने डिस्कस क्या करना है जी। खबर ये है कि चीनी का सरकारी नर्ख जो है वो 85 रुपए मुकर्रर है, मार्केट में दस्तयाबी चैलेंज बन गई है और आटे की भी किल्लत है। कल हमने मुकम्मल शो इस पे किया था, लेकिन इसके बावजूद दावे ये करने के कि ऐसे हालात नहीं है, माफिया ये कर रहा है, हालात मार्केट के किसने ठीक करने हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हम बढ़ रहे हैं अपनी खबर की तरफ और ख़बर ये है सरकारी नर्ख 85 रुपये है चीनी का। ये मजाक ही किया जा रहा है, 85 रुपये में मिल कहाँ रही है, ये मैं भट्ट साहब से पूछ लूँगी। खैर, मार्केट में दस्तयाबी चैलेंज बन गई, साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि अगर 85 रुपये है तो मार्केट में मिल नहीं रही है, इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं, आटे की भी किल्लत है। भट्ट साहब क्या कहेंगे? भट्ट साहब परेशान है, गौर कर रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? भट्ट साहब आपने सुना नहीं क्या? कि मार्केट में चीनी नहीं मिल रही? चीनी? चीनी चीन जाके लेके हैं आप, चीनी यहाँ पे ढूंढ रहे हैं? हद है यार। भट्ट साहब, आपने आधे लाहौरियों को तो पक्का कर दिया है कि चीनी का इस्तेमाल या तो ना करें या तो बहुत कम करें, क्योंकि आप सेहतमंद रह सकते हैं। देखिए, मैं आपको अब कुछ लोग शौकीन है मीठे के, क्या करें? देखिए, आप इस तरह करें, आप चीनी इस्तेमाल मैं नहीं इस्तेमाल करी, मैं वैसे ही बहुत कम आप फीकी चाय पीना शुरू कर आप शहद इस्तेमाल करना शुरू सर, शहद कौन सा सस्ता आता है, जाने दें। तो देखिए आप मतलब क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि हमारा शहरी, हमारा पाकिस्तानी सेहतमंद हो, सेहतमंद हो, उसकी कुव्वत इरादी जो है ना वो मजबूत हो, वो गुड लुकिंग, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह स्मार्ट नजर आए, स्मार्ट नजर आना चाहिए। हर चीज स्मार्ट नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, देखिए चीनी के नुकसानात में भट्ट साहब, मिठास जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो मत छीने लोगों से। इसी मिठास ने तो मार दिया है, ज्यादा मिठास लेना भी जहर है। क्यों नहीं समझते आप लोग? ज्यादा मिठास लेना भी जो है वो जहर है आपकी सेहत के लिए। हुकूमत जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। मैं कहता हूँ शहद का इस्तेमाल शुरू करें। देखिए, शहद के अंदर शिफा है, बीमारियों से भी आपको निजात मिलेगी। चाय में डालें, पानी में डालें, खाने के ऊपर डाल लें, मीठे के तौर पे इस्तेमाल कर लें। देखिए, उसी भाव मिलेगी आपको, अभी को 5-10 रुपए का फर्क होगा। 85 रुपए है ना, 85 रुपए तो वैसे ही नहीं मिलती। 85 रुपए में तो मिल ही नहीं रही है, 105 रुपए में मिल रही है, 105 में, 110 में, यानी कि 100 से लेके 110 तक मिल रही है। और वो जो चीनी आपको मार्केट में मिलेगी वो आपको ग्लूकोज मिलेगी, यानी कि आप जहाँ पे पहले आधा चम्मच इस्तेमाल करते हैं वहां पे आपको 1.5 चम्मच इस्तेमाल करना है। वहीं पे आप शहद लेके आएंगे, 100 रुपए का शहद ले आए, ठीक है ना, आधा चम्मच आपने इस्तेमाल करना। मैं कहता हूँ देखो यार साहब, मुझे तो बड़ी अभी एक हैरानकुन खबर हमारे न्यूज़ डिपार्टमेंट ने शेयर की आपके साथ। करें। आपने इतनी हैरानकुन खबर दे दी है, मैं सोच रही हूँ कि आपने ये खबर कैसे दे दी है। मुझे तो अभी ये बताया गया कि चले भट्ट साहब मौजूद हैं तो ये भी खबर डिस्कस कर ले। रमजान में क्या होने जा रहा है जी? घी, चिकन, अंडे कम कीमत पर मिलेंगे। अब इस खबर की डिटेल्स आप ही बता दें, कैसे मिल जाएंगे? देखें जी, जो प्लान उन्होंने किया मैंने तो वो प्लान बता दिया। उन्होंने कहा जी 10 से 15 रुपए कम है, यही है ना जी, बिल्कुल यही 10 से 15 रुपए कम मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे ये मुझे नहीं पता। रमजान न्यूज वालों ने पकड़ लिया कि भट्ट साहब से पूछ ले कि ये सिर्फ चीनी महंगी डिस्कस कर रहे हैं, महंगाई डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लान ये भी आ गया। अच्छा, मैं इस प्लान को इम्प्लीमेंट होना, मैं सोच रहा था कि आज हमारे पेपर के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर महंगाई नहीं है, लेकिन देखे मैंने किस तरीके से महंगाई को इन्वॉल्व कर लिया। भट्ट साहब, आपने तो कहा सस्ती चीजें मिली, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, सस्ती। देखें, अभी तो ऐलान हुआ ना, रमजानुल मुबारक आएगा, खैर से बाजार लगेंगे, बाजारों में जाएंगे, फिर हम देखेंगे 7 अरब का रमजान पैकेज, 7 अरब का रमजान पैकेज। देखें, चीनी वो कहते हैं हमारे पास वाफिर है, अंडे भी वाफिर है, ठीक है ना जी, मुर्गी भी वाफिर है, घी भी वाफिर है, दालें भी वाफिर है, और सब कुछ रमजान बाजार में 2018 की जो प्राइसेस हैं उसके मुताबिक मिलेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सारी कटिंग्स आप रख लीजिए संभाल के, और जिस दिन ये ना मिले उस दिन मैं आऊंगा प्रोग्राम में, फिर मैं उस दिन लिहाज नहीं करूंगा। गिरा फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, सरकारी नेकनामा। भट्ट साहब, बड़ी आइडियल खबर है। मेरी बात सुने, सुबह आपने कमाल कर दी, इतनी अच्छी खबर तो सही ना है। मैं हुणी मोबाइल खोल लांगा, मैं व्हाट्सएप खोल लांगा, जिदे विच मैनू खबर आंदी है। मैं गुज़िश्ता मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड 1 महीने का तो होगा, मैं 1 महीने का रिकॉर्ड दिखा दूंगा जो मुझे रोजाना खबर आती है, ठीक है ना। मेरे सीईओ को पता लग गया ना, एक कोई खबर बार बार आ रही है तो मैंने फाइन हो जाना है। ये सिर्फ अल्फाज चेंज करके वो भेज देते हैं, मेरा काम है खबर देना। अब मार्केट में मिले ना मिले मेरी जिम्मेदारी तो नहीं ना है, बिल्कुल ठीक है ना। अब उन्होंने दावा किया है कि 10 से 15 रुपए कम में मिलेगी, देखना यह है कि क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी।
सीएम साहब तो ये रमजान पैकेज बज़ाहिर तो बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है, बट सब इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मैंने तो ये देखा है कि पहला रोजा भी आ जाता है और मार्केट में आप रमजान बाजारों का रुख करते हैं, वहां पे चीजें नायाब होती हैं, आपको सस्ती चीजें क्योंकि एकदम से लोग खरीद के ले जाते हैं और उसके बाद आपके सारे स्टॉल्स खाली पड़े। अच्छा, ये इसका मैकेनिज्म भी वो बना रहे हैं। मैं मेरे पास अभी जो उड़ती खबर आई है, जो उड़ती खबर आई है, मैंने आज आपकी सारी 12 बजे की खबरें आपसे यहाँ पे सुन के चला। देखिए मैकेनिज्म ये बना रहे हैं कि ये जो आपको मार्केट के अंदर चीजें मिलेंगी, ये आपको चीजें लिमिटेड दी जाएंगी। ये नहीं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 किलो चीनी है तो आपको 3 किलो ही देंगे, नहीं, 1.5 किलो 1 किलो, इससे ज्यादा चीनी नहीं दी जाएगी। अगर अंडे आपने 2 दर्जन खरीदने हैं तो आपको 1 दर्जन मिलेगा, यानी कि ताकि तमाम लोग उससे मुस्तफिद हो सके। अगर इन्होंने इस प्राइस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया तो जो वो कह रहे हैं 10 से 15 रुपए, मुझे तो वैसे नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी हुकूमत की बात पे यकीन कर रहा हूँ। सीएम साहब ने भी कहा हमारे पास चीनी वाफर है। उम्मीद लोगों को हो नहीं, अब देखिए उम्मीद का लफ्ज आप छोड़ दें, अब आप ये क्या करें, ट्रक दी बत्ती के पीछे नहीं, बट साहब रहने दें, कुछ नहीं होता। अब जहां देखिए उम्मीद का उम्मीद को अगर पंजाबी में ले जाए, इसको अच्छी खबर रख लिया करें, इसको मैं अच्छी खबर आज मैं अच्छी खबर ही दे रहा हूँ ना। देखिए उम्मीद को अगर पंजाबी दे विच ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे, ਅਸੀਂ यही कहांगे ना कि ट्रक दी बत्ती के पीछे लाता। ट्रक की बत्ती जब आप कोई इत्तेफाक नहीं हुआ होगा, मुझे हुआ है धुंध के अंदर, मैंने ट्रक की बत्ती नहीं, वैसे मैंने भी कभी किया, धुंध में आप एक गाड़ी को फॉलो कर उसकी बत्ती के पीछे देखे उम्मीद नजर आती है ना, यार रास्ता है बस ऐसी। लेकिन ना लोग बहुत देर से इन उम्मीदों पे हैं, तो आई होप के कुछ हालात बेहतर हों, दुआ ही कर सकते हैं। मुझे खबर को वाइंड अप करना है, ब्रेक की तरफ जाना है। जब वापस आएंगे तो शहर में ट्रैफिक की रवानी के लिए कुछ प्लान किया गया है। वो प्लान क्या है जी? 41 रोड कट्स हैं जिनको बहाल किया जाएगा। अब वो कौन कौन सी जगह हैं, कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं, वापस आकर डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शहर की ट्रैफिक जो कि संभाले नहीं संभल रही है और अब एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है शहर लाहौर की ट्रैफिक को संभालना। हम अक्सर बात करते थे पीक आवर्स की, जिसमें हम स्कूल कॉलेजेस के टाइम से देखते थे कि ट्रैफिक संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। जितने भी शहर की अहम शाहराएं हैं, जिनको हम मॉडल शाहराएं भी कहते हैं, जिसमें जेल रोड, मॉल रोड, केनाल रोड है, उसके साथ साथ फिरोजपुर रोड, जिनका नाम बार बार लिया जाता है। और बट साहब इन्हीं जगहों पर ट्रैफिक के इंतहाई बुरे हालात मैंने देखे। आपने बहुत ज़्यादा नई चीज़ें ऐड की, आपने रोड सिग्नल फ्री किए, आपने अंडरपासेस बनाए। क्या वजह ऐसी है कि शहर की ट्रैफिक आपकी संभाले नहीं संभल रही है? ट्रैफिक वालों के साथ माजरत करनी चाहिए। पता नहीं, अगर आपने चालान नहीं करवाना बाहर नहीं, जाते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे कानून के ऊपर, कानून के मुताबिक गाड़ी चलाता हूँ, कानून के मुताबिक। बारह नहीं हो कार भी देंगे तो मेरा की है। इन ट्रैफिक वार्डन्स को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है ट्रैफिक को कंट्रोल करने की। सही। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की है। मैं तो कहता हूँ इसका ट्रैफिक जो है ना, क्या कहते हैं, ये ट्रैफिक पुलिस का नाम तब्दील करके ना इसको रख देना चाहिए चलान फोर्स या रेवेन्यू फोर्स। बेहतरीन नाम है, रेवेन्यू फोर्स, खाबा फोर्स। देखें, नहीं मैं सही बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें, किसी भी जगह पे चले, मैं आपको दिखा दूंगा कि ये ट्रैफिक वार्डन कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता। हट बना होगा जहाँ पे वो हट लगा हुआ है, इशारे फ्री हैं, सिग्नल फ्री है या नहीं है, वो एक साइड पर खड़े होंगे। खड़े होने के बाद जब उसका टाइम होगा, पहले वो यूं करके हाथ बांध के खड़ा होगा, फिर उसके पास एक मोबाइल होगा, फिर वो मोबाइल पे बात कर रहा होगा। जब वो देखेगा मेरा टाइम हो गया ना, फिर वो एकदम कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ेगा, चौक में आके खड़ा हो जाएगा और चलान शुरू कर देगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बट साहब, लेकिन एक साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि तजावुज़ात, ट्रैफिक कंट्रोल, ये वो शहर के मसाइल हैं जो हल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें जुड़ी हैं ना। आपकी बेहंगम ट्रैफिक वजह क्या बनती है? जा बजा आप जो जहाँ मर्जी पार्किंग कर देते हैं। ये मसला शहर का कभी हल नहीं होगा, तजावुज़ात कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं वो आप चाहे 41 की जगह आप जितने मर्जी रोड कट्स बना लें, ये मसला नहीं हल होने वाला। मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे आप बताएं, रंगमहल, शालमी, मियो हॉस्पिटल, दाता दरबार, भाटी चौक, आपने वो इलाकों के नाम लिए हैं जहाँ पर कोई नहीं जा सकता। मैं देखें, मैंने वो टंगसाली चौक, आप क्या कहते हैं लक्कड़ मंडी चले जाएं, आप बाबू साबू से पहले जो लारिया डे वाला चौक है वहां पे चले जाएं, चलें, वहां पे ये मसाइल होंगे, बिल्कुल हैं, नजायज तजावुज़ात, सब चीजें जो आपने गिनवाई।
आप मुझे बताइए, जेल रोड, माल रोड, ये तो मॉडल शाहराएं हैं, मैंने इसलिए सबसे पहले इनका जिक्र किया है। बट सब वक्त तो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हम दुआ गोई हैं कि हालात ये बेहतर हो जाएं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और मैंने अपने इंट्रो में ही, आज स्टार्ट में ही आपको बताया था कि जहां हम कोविड की अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं, वहीं ये जो हर रोज़ हम देख रहे हैं कि इसमें शिद्दत आती जा रही है। और फिर बार बार कहा जा रहा है कि ये तीसरी लहर में जिन लोगों को कोविड हो रहा है वो लोग डायरेक्ट या तो ऑक्सीजन पर उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है, खुदा न खास्ता बहुत बड़ी तादाद में वेंटिलेटर्स पर भी पेशेंट जा रहे हैं। और हर रोज़, हर गुजरते दिन के साथ लोग भी ज़्यादा मुतासर होते चले जा रहे हैं। तो इतना शदीद क्यों है ये कोरोना जो तीसरी लहर में हम देख रहे हैं? वजूहात क्या हैं? फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका हम हर रोज़ जिक्र करते हैं जो कि मानने को तैयार ही नहीं है कि कोविड है। हम खुद बहुत सारी ऐसी मिसालें देखते हैं कि बाहर अगर आप जाएं, सब्जी फरोश हैं, फल फरोश हैं, जो ऐसे फिर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी हमें तो कुछ नहीं हो रहा। हमने पहले भी दोनों लहर में देखा कि हम उस तरह से मुतासर नहीं हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कि अभी भी ये कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। ये चीज़ें भी हमने डिस्कस करनी है, एहतियात भी डिस्कस करनी है, इलाज भी डिस्कस करना है, बच्चों में केसेस किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, एहतियात क्या हो सकती है। तो आगे चल के हमने प्रोग्राम में ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। आगाज़ कर लेते हैं शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल, जहाँ पर हमने देखा कि पहले दिन से ही कोरोना के सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो आते हैं, मेयो हॉस्पिटल में। इस वक्त हमारे रिपोर्टर बसाम सुल्तान मौजूद हैं। बसाम, बताइएगा कितने पेशेंट्स हैं मेयो हॉस्पिटल में और इस वक्त इलाज मुआलजे की सूरत हाल वहाँ पर क्या है? जी बसाम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मैं इस वक्त जो है वो मेयो हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेयो हॉस्पिटल में जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो इस वक्त 90% से जो है वो तजावज़ कर चुकी है। तो इसी तरह जो दीगर भी शहर के अंदर अस्पताल हैं, जिस तरह आपने बताया कि कोविड की जो है वो तीसरी लहर है और इस वक्त जो है वो ये लहर पीक पर है। और इसी के पेश नज़र अस्पतालों के अंदर जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ती जा रही है। जो मुख्तस करदा बिस्तर थे उनमें जो है वो अब शदीद पर जो पेशेंट्स हैं वो अब भी एक कसीर तादाद में जो है वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। लेकिन एक जानिब जहाँ पर केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब जिस तरह आपने भी बताया कि अब भी जो है वो लोग मुकम्मल तौर पर SOPs पर जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहे। अस्पतालों के अंदर जो है वो डॉक्टर्स की जानिब से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो OPD के अंदर पेशेंट्स हैं और जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनकी आमदोरफ्त को जो है वो कम किया जाए ताकि वायरस के मजीद फैलाव पे जो है वो कमी लाई जा सके। अगर हम अदाद शुमार के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर शहर में जो है वो 22 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए, जबकि 1230 से जायद ऐसे अफराद थे जिनमें इस वायरस की जो है वो तस्दीक हुई है। तो रोज़ाना जो है वो 1000 से जायद अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आ रहे हैं और ये तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम इस वक्त जो सरकारी अस्पतालों के अंदर जो ज़ेरे इलाज मरीज हैं उनकी कुल तादाद जो है वो इस वक्त जो है वो 733 तक जो है वो जा पहुंची है, जबकि 173 ऐसे अफराद हैं जिनकी हालत जो है वो शहर में तशवीशनाक बताई जाती है और उनको मुख्तलिफ वेंटिलेटर्स पर जो है वो तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमत ने जो है वो कल ये भी फैसला किया है कि अस्पतालों के अंदर जो वेंटिलेटर्स की तादाद है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये जो है ये डिसीजन जो है वो जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर्स की भी जो है वो शदीद किल्लत जो है वो अब देखने में आ रही है। अगर हम जो शहर के अंदर कोरोना वायरस की शरह है वो देखें तो इस वक्त जो है वो तकरीबन 30% तक जा पहुंची है। जिस तरह मैंने आपको बताया, अस्पतालों के अंदर जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो इस वक्त तकरीबन 95% तक जो है वो जा पहुंची है। तो लोगों को जो है वो माहिरीन की जानिब से यही तलकीन की जा रही है कि जो SOPs हैं उन पर स्ट्रिक्टली अमल दरामद किया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच बसाम। आपने मेयो हॉस्पिटल और शहर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, कोरोना पेशेंट किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, बसाम हमारे साथ मौजूद थे और बसाम ने हमारे साथ तमाम डिटेल हैं। एहतियात 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 और इसके अलावा हल कोई नहीं है। लेकिन हम जैसे जैसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, कोशिश हमारी ये होगी कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपके साथ करवाना चाहूंगी। प्रोफेसर एंड डीन ऑफ मेडिसिन जिन्ना हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर सलाम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का करम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। आप लोग फ्रंट लाइन सोल्जर हैं। मैं अभी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे और मैं उनको कह रही थी कि आप यकीन माने जिस तरह से केसेस सुन रहे हैं,
وہ لوگ جو کہ اپنی ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں, جس طرح ہماری رپورٹنگ ٹیم ہے, انہوں نے پورا دن باہر رہنا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ جتنی مرضی احتیاط کر لیں خود کا بچاؤ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایز اے ڈاکٹر آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ ایک خوف میرے اندر تو بہت رہتا ہے اس چیز کا. دیکھیں ہم تو اس کے ساتھ گزرنے 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی. میں اس چیز کی اگزامپل آپ کو اس طرح سے دے سکتا ہوں. شروع میں جب ہم لوگوں نے یہ دیکھنا شروع ہوا, ہمارے لیے بھی ایک نئی بیماری تھی. وی ریئلی ڈنٹ نو کہ یہ کس ڈائریکشن میں جائے گی, کیا کرے گی. ہم لوگ بھی اپنے آپ کو ہاسپٹل آتے ہوئے ڈرتے تھے, گھر جاتے ہوئے ڈرتے تھے, ہاسپٹل میں انفیکشن ہونے سے زیادہ آپ ڈرتے کو تھے. پوری فیملی کا گھر پہ احساس ہونا آتے ہوئے شروع کہ ہو جاتا ہے نا. ماں باپ اب بھی سال ہو گیا, میری کوشش یہ ہوتی ہے, میری والدہ گھر پہ 85 ایئرز اولڈ ہے, میری کوشش ہوتی ہے دور کم از کم 6 فٹ 8 فٹ دور رہوں یا کھڑکی کے باہر سے ان کو سلام کر لوں, بجائے یہ کہ اندر جاؤں کہ میری وجہ سے ان کو انفیکشن نہ ہو جائے. ہمارے اتنے سارے ڈاکٹرز بھائی بہن مطلب بیمار ہوئے ہیں, انفیکشن میں مبتلا ہوئے ہیں, ٹھیک بھی ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کا انتقال بھی ہوا ہے. اینڈ اٹ از مطلب واقعی طور پہ یہ فرنٹ لائن جو سولجرز کہا جاتا ہے, دیٹ از ویری ٹرو. ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں. لیکن میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ جہاں باقی لوگوں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ہماری بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں, تو ہم انفیکشن میں اٹ از نا ڈاکٹر بھی انسان ہے, ہمارے سے غلطی ہوتی ہے تو ہم انفیکشن میں مبتلا ہوتے ہیں. مریض بھی اپنی غلطی کی وجہ سے انفیکشن میں مبتلا ہوتے ہیں. سو اٹ از این آن گوئنگ گیم. بالکل, یہ چیز ایسی ہے نا کہ آپ جتنی مرضی بھی کیئر کر لیں گے, آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو کیئر کرنے کے باوجود وائرس کہاں سے لگ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں آغاز کرنا چاہوں گی جو تیسری لہر ہے جس کو بہت زیادہ شدید کہا جا رہا ہے, اور جس طرح ہمارے رپورٹرز ہر روز ہمیں ہسپتالوں سے رپورٹ کرتے ہیں, جو پیشنٹ آ رہے ہیں وہ پہلی دونوں لہروں سے ڈیفرنٹ پیشنٹ ہیں. کہ پہلے دیکھا جاتا تھا پیشنٹ کی حالت اتنی خراب نہیں ہوتی تھی کہ اس کو آکسیجن پہ فوراً شفٹ کرنا پڑے. کیوں ڈیفرنٹ ہے یہ اتنا؟ ڈیفینیٹلی آئی ول ایگری. آئی ہیو بین سینگ پیشنٹس, پہلی لہر بھی میں بھی مریض دیکھے, دوسری میں بھی دیکھے, تیسری میں بھی دیکھ رہے ہیں. اب کی جو لہر ہے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ دو وجوہات سے میں دیکھ رہا ہوں. ایک تو اس میں ٹرانسمیشن زیادہ تیز ہے. ایگزیکٹلی, ہر روز آپ کے 1,000 سے زیادہ کیسز ایڈ ہو رہے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے کہ گھر میں ایک مریض ہے تو 50% لوگ بیمار ہو جائیں گے, 2 ہے تو 100%. اس دفعہ تو ایک مریض بھی ہے تو تقریباً سب گھر والے انفیکٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ جہاں سے وہ مریض گزرتا ہے سب انفیکٹ ہو جاتے ہیں. سو اس میں ٹرانسمسیبلٹی اس وائرس کی, اس ویریئنٹ کی ڈیفینیٹلی زیادہ ہے. اس کا اگر ہم کیئر نہیں کرتے تو ہم پرابلم میں ہیں. نمبر 2 جو آپ نے کہا, اس وائرس میں دس ٹائم اراؤنڈ جو چیزیں 2 مجھے ڈفرینٹ نظر آ رہی ہیں. ایک, یہ بچوں کو زیادہ افیکٹ بھی کر رہی ہے. مطلب میں نے 12 سال 14 سال کے بچے کو بھی, کووڈ علیحدہ چیز ہے, کووڈ نمونیا علیحدہ چیز ہے. کووڈ آتا ہے چلا جاتا ہے, بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن جو کووڈ نمونیا میں پھنس جاتا ہے وہ آگے جا کے گرے گا. سو پہلی بار ہے کہ میں نے خود بچوں میں 12 سال 13 سال 14 سال کے بچے ود کووڈ نمونیا دیکھے ہیں, وچ از ویری امیزنگ. اینڈ اگین اس کی جو ویرولنس ہوتی ہے, یہ اس کی کتنی پاور ہے اس کو بیمار مریض کو خراب کرنے کی, اس وائرس میں اب کے ویریئنٹ میں زیادہ ہے. سو دونوں طرف سے انسان کو یہ سوچنا چاہیے, ایک اس کی ٹرانسمسیبلٹی یعنی کہ لوگوں میں پھیلنا, اور دوسرا ویرولنس یعنی کہ یہ تیزی سے آپ کو بیمار کر سکتا ہے یا سلو بھی کرے لیکن زیادہ بیمار کر رہا ہے. تو یہ دونوں اس ویریئنٹ میں ڈیفینیٹلی زیادہ ہیں. اچھا, اور یہی وجہ ہے کہ یہ بچوں کو بھی متاثر کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹ, یہ پہلے 2 میں بچوں کو تھوڑا بہت نزلہ زکام ہوتا تھا, اس میں بھی ابھی تک زیادہ تر بچوں میں یہ سے نزلہ زکام بخار کر رہا ہے. 10 to 12 کیسز ہر روز رپورٹ ہو رہے ہیں ہمیں چلڈرن ہاسپٹل سے. دیکھیں رپورٹنگ جو ہے نا دیٹ از ڈفرینٹ. اگر ان کو سمپٹمیٹک نہ ہو تو وہ ڈفرینٹ ہے. بچوں کی 2 چیزیں یاد رکھیں, یہ خود مائلڈ انفیکشن میں ہوتے ہیں بٹ ایون دین ٹرانسمٹ کرتے ہیں. ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی ٹرانسمیشن وہ کرتے رہیں گے. دے کیری دا وائرس, دے ہولڈ دا وائرس اینڈ دین دے ٹرانسمٹ دا وائرس. دوسری چیز ان بچوں میں یہ ہوتی ہے کہ بچوں میں چاہے انفیکشن نہ بھی کرے, یہ وائرس اندر رہتا ہے
اور اگر عام لوگوں کو اب سب لوگ سوچتے ہیں 14 دن میں چلا جاتا ہے، بچوں کا 6 ہفتے تک اندر ایکچول وائرس رہ سکتا ہے. اچھا. میں کووڈ پازیٹیو کی نہیں بات کر رہا، وائرس جو کہ زندہ ہے اور ٹرانسمیشن کر رہا ہے. اب تو سٹڈیز آتی جا رہی ہیں کہ یہ لانگر ڈیوریشن بچوں میں رہے گا، اور چاہے ان کو بیمار نہ بھی کرے ٹرانسمیشن کرتے رہیں گے. اچھا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی سیریس یہ سچویشن ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ایک بڑا سوال ہے ٹیسٹنگ پہ. بہت سارے لوگ اسی اس میں رہتے ہیں کہ سمٹمز کے ساتھ آپ ٹیسٹ کرانے گئے ہیں، آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا، اور یہ ڈے فرسٹ سے چل رہا ہے کہ ایک جگہ سے آپ ٹیسٹ کرا رہے ہیں، آپ کا نیگیٹو آ رہا ہے، ایک جگہ سے آ رہا ہے پازیٹیو آ رہا ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. یہ آپ کا جو سوال ہے بہت اچھا ہے ان دیٹ سینس کہ لوگ کہتے ہیں جی ٹیسٹ نیگیٹو ہے ہمیں کرونا نہیں ہے. ٹوٹل غلط بات ہے، کیونکہ دیکھیں یہ ایک ڈیزیز جکسو پزل ہے. ٹیسٹ از جسٹ اے پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ جکسو پزل. مطلب یہ ایک پیس ہے جس سے آپ پوری ڈیزیز کو دیکھتے ہیں. اب جو ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ میں چونکہ ویریئنٹس بہت ہیں. ایک جس نے ٹیسٹ کیا اس نے ٹھیک کیا نہیں کیا، اس کے بعد اس کو کیری کیا گیا ٹھیک اچھا، کیا یا نیزل نہیں. ٹیسٹ جو ہے اس کی ایکوریسی زیادہ ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ نیزل ٹیسٹ کرنے والے نے کس طریقے سے اس کو جو ٹیسٹ ہے اندر کس طرح سے پراپرلی ڈالا یا نہیں ڈالا، اس کے بعد کیری پراپر کیا یا نہیں کیا. آپ کی جس کٹ کے ساتھ ٹیسٹ ہوا وہ ٹھیک ہو، کٹ بھی ایکسپائرڈ نہ ہو، اور اس کے باوجود یہ ساری چیزیں اگر ہوں تب بھی اس کی 70% سے اوپر پازیٹیوٹی ایکچول وائرس کے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے. سو جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ دیکھیں رپورٹ تو میری نیگیٹو ہے، بھائی سی ٹی اسکین میں آپ کو نمونیا اور کووڈ نمونیا، یہ جو نیگیٹو ہے اس کو بند کر دو. ٹریٹ یور سیلف. اگر آپ اپنے آپ کو اب ٹریٹ نہیں کریں گے جسٹ بیکاز آف ون پکچر، دیٹس ون پیس آف دا پزل. سو ٹیسٹ alone از ناٹ انف. اب ہمارے لوگوں میں آئی ایم سوری ٹو سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اویئرنیس پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹیسٹ رپورٹ پہ بہت سارے لوگ ریلائی کر رہے ہیں نا. آپ کی ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آ گئی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ تو نارملی آپ کا جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ نزلہ زکام ہے وہ ہے. آپ آگے فردر جانا ہی نہیں اس بارے میں میں دو چیزیں کہنا چاہوں گا. اگر آپ کی ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو ہے اور آپ کو سمٹمز ہیں، آپ رپورٹ کو بلیو کریں گے یو ول ہیو اے ورس پروگنوسس، یو ول ڈائی. کیونکہ نیگیٹو رپورٹ آپ کو ایک فالس سینس آف سیکیورٹی دے رہی ہے. آپ کا خیال ہے کہ آپ کو بیماری نہیں ہے، یٹ آپ کی بیماری سیویئر ہوتی جائے گی. اور نمبر 2، آپ نیگیٹو ٹیسٹ کے ساتھ ٹرانسمیشن زیادہ کریں گے، کیونکہ آپ کے تو ذہن میں مجھے کووڈ ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے، اور آپ ایزی ہو کے ہر جگہ پھرتے رہیں گے. ایک اور بہت اہم چیز ہے جو کہ میرے خیال سے میری طرح بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کووڈ نہیں ہے. آپ سبزی فروشوں کو دیکھیں، پھل فروشوں کو دیکھیں، باہر ریڑی بانوں کو دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کورونا کیوں نہیں ہو رہا، ہم تو کوئی احتیاط نہیں کر رہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ صرف امیروں کو ہی ہو رہا ہے. یہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی کیونکہ یہ چیزیں مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہیں، اور لوگوں کے رویے بھی میں نے ضرور دکھانے ہیں. جو ماسک نہیں پہن رہے، ماسک پہننے کا پراپر طریقے کا ٹائمنگز، کتنی دیر آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر تنویر اسلام صاحب. ان سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں بہت آپ کو پریشان کرتی رہتی ہیں، اور واقعی جب آپ لوگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں کہ ہمیں تو کورونا نہیں ہو رہا، ہم تو کوئی احتیاط نہیں کر رہے ہیں، ہماری امیونٹی ایسی ہے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم احتیاط بھی نہیں کر رہے، کچھ ایکسٹرا خیال بھی نہیں اپنا رکھ رہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیسے یہ ہو جاتا ہے؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں ہو رہا کورونا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. یہ تو لوگ جو سوچتے ہیں کہ کورونا نہیں ہوگا وہ تو بالکل غلط. ہونا تو سب کو ہے. جتنی احتیاط آپ زیادہ کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے. الٹیمیٹلی اگر میں یہ 3 لہر کی بات کرتے ہیں نا، پہلی لہر میں تو واقعی طور پہ غریب لوگ بہت شاذ و نادری دیکھنے میں آ رہے تھے. دوسری میں اس سے زیادہ ہے، اس لہر میں بہت زیادہ غریب لوگ آ رہے ہیں. اور یہ میں آپ مطلب میرا ایٹ لیسٹ فرام پرائیویٹ پریکٹس میں تو دیکھتا تھا، پہلے جو مریض آتے تھے
وہ مرسڈیز اور بیز اور BMW والے آتے تھے. سیکنڈ لیئر میں آ رہے تھے کرولاز اینڈ سیوک والے. اب کے تو سوزوکیز والے بھی بیچارے پھنستے جا رہے ہیں. اینڈ اگر خدا نخواستہ یہ بیماری آگے بڑھتے ہوئے ایکچوئل غریب طبقہ کی طرف چلی گئی, وہ پھر صفیں بچ جائیں گی. پھر آپ اندازہ کریں کہ تباہی بل کس طرح تو ہو صفیں سکتی ہے. بچنی, کیونکہ ان کو تو وہ بلیو نہیں کرتے, 2 وہ کیئر نہیں کرتے, 3 وہ ٹریٹ بھی نہیں کروا سکتے. کتنے بھی وہ کر لیں وہ ٹریٹ نہیں ہو سکتے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کووڈ کے پیشنٹ ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے خود کو گھر میں کوارنٹین کر لیتے ہیں, وہ پریکٹس کیسی ہے, اور اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ نے گھر میں احتیاط کیسے کرنی ہے؟ 2 3 4 کرونا پیشنٹ اکٹھے رہ رہے ہیں, یہ بھی بتائیے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں اس کا میں I'll go back to the first time جب ہمیں ایکچولی اس مرض کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا. تو یہ ایک ایڈوائز کیا گیا کہ بھئی چونکہ یہ 14 دن کا لوگوں کے ذہن میں ہے تو کوارنٹین کرو ٹھیک ہو جائیں گے, کوارنٹین کرو ٹھیک ہو جائیں گے. That is not true. In that sense, quarantine is isolation so that you don't spread. گھر بیٹھنے سے مرض نہیں جاتا, مرض پھیلتا کم ہے. سو اگر کوئی ابھی بھی آج بھی میں ایک مریض دیکھ کے آیا ہوں, لڑکا ہے 35 سال کا ہے, اونلی 35 ایئرز اولڈ. اس نے 12ویں دن 10ویں دن جہاں مریض نے مرض میں مبتلا ہونا ہے وہاں اس کو سانس خراب ہو گیا, اس نے گھر پہ ہی آکسیجن لگا لی کہ بھئی میں 11ویں دن 10ویں دن تو ہو چکے, میں 3 دن اور آکسیجن لگاؤں گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا. نو, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. جس کا مرض اس ڈیزیز میں 8واں 9واں 10واں دن میرے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس دن سانس کی تکلیف یا کھانسی یا بخار چل رہا ہے اور آپ کا یہ 8واں 9واں 10واں دن آ گیا اور آپ نے کبوتر بن کے آنکھیں بند کی ہیں, ڈن. کیونکہ یہ وہی دن ہے, جتنی جلدی علاج کریں اتنا زیادہ چانس ہے کہ آپ ریکور اور فلی ریکور کر سکتے ہیں. جتنے لیٹ ہو جائیں گے اتنا آپ کا علاج مشکل, مہنگا اور ناممکن کا ورڈ تو نہیں مجھے یوز کرنا چاہیے, لیکن مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ علاج کی بات کر ہی رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا ابھی جو کووڈ پیشنٹ ہیں ان کا علاج معالجہ کیا چل رہا ہے, ٹریٹمنٹ کس طرح سے ان کا لے کے چل رہے ہیں, کون سے پیشنٹ ایسے ہیں جن کا آپ کو لگتا ہے کہ ٹریٹمنٹ بالکل ناممکن ہو جاتا ہے؟ دیکھیے جو ناممکن والی بات ہے وہ میں پہلے کر دیتا ہوں. جو گھر بیٹھ کے 14 اگر بیمار 9ویں 10ویں دن ہو گیا اور وہ گھر 14-15 دن بیٹھا رہا تو وہ اپنے آپ کو سوچے کہ اس کا علاج ناممکن تو نہ ہوگا لیکن بہت مشکل ہوگا, مشکل ہو جائے گا. سو آپ یہ یاد رکھیں جس وقت انفیکشن ہوئی اس کے تیسرے دن سمجھیں کہ آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. ٹھیک ہے, اگر آپ فالو کرتے جائیں اپنے آپ کو, کوئی چاہے دوائی نہ کھائیں, پیناڈول لے لیں, کوئی بات نہیں. اس میں ایویڈنس بیسڈ کی لوگ بات کرتے ہیں. دیر از نو سچ تھنگ ایز ایویڈنس بیسڈ, بیکاز الٹیمیٹلی اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 10 سال لگ جائیں گے ہمیں فائنلائز کرتے ہوئے اس مرض کے لیے اس وقت یہ دوائی دیں. بالکل. لیکن فی الحال جو چیزیں کامیاب ہو رہی ہیں, چونکہ اس میں یہ بیماری 2 طریقے سے, کیونکہ یہ چیز پوچھنے کا مقصد آئی ایم سوری, یہ ہمارے لوگ متس پہ بڑا چلتے ہیں, سنی سنائی باتوں پہ بڑا چلتے ہیں. فلاں کووڈ پیشنٹ ہاسپٹل رہ کے آیا تھا, اچھا آپ کو کرونا ہوا ہے, آپ یہ میڈیسن میں نے کھائی تھی تم بھی کھا لو بھائی. بالکل ایسے ہی ہے. فیملی میں ایک کو ہوتا ہے وہ باقی سب وہی دوائی کھانا شروع کر دیتے ہیں. نہ صرف وہ, ایک واٹس ایپ کا نسخہ, ہر بندہ وہی واٹس ایپ کا نسخہ کھا رہا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جو بھی چیز ہے یہ 2 طریقے سے, ایکچولی 3 طریقے سے آپ سوچیں یہ بیماری نے تنگ کرنا ہے. ایک وائرس اٹ سیلف, دوسرے نمبر پہ وائرس سے انفلمیشن یا سوزش جو لنگ میں ہوتی ہے, تیسرا یہ وائرس لنگ میں کلاٹنگ کرتا ہے. صحیح. تو اس کا 3 پرانگ اپروچ ہوگی. جیسے امریکہ ہے وہ وائرس کے اگینسٹ مونوکلونل اینٹی باڈیز دے دیتا ہے. پاکستان میں مونوکلونل اینٹی باڈیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ہمارے پاس کانولیسنٹ پلازما ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کانولیسنٹ پلازما کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلازما جو کہ مریض ٹھیک ہو چکا ہے اس کا پلازما اس کو لگا دیا جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں کسی کا بلڈ لگانے میں لوگ گھبراتے ہیں ڈاکٹر کی طرف سے, جس کو لگانا ہے وہ بھی گھبراتا ہے.
تو یہ کانولیسنٹ پلازما لگانے کا ٹائم ہوتا ہے بالکل شروع میں، ٹھیک ہے، کہ بھی اینٹی باڈیز کی پکڑیں، اس وائرس کو دے دیں، یہ وائرس مر جائے گا. تو یہ ہو گیا ایک رات. اب اس کے اگینسٹ ایک دوائی ہے جس کا نام ہے ریمڈیسیویر. ٹھیک ہے، اب ریمڈیسیویر کے اوپر اچھا لٹریچر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، برا لٹریچر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. لوگ جو اینڈ میں جیسے میں نے بتایا 14-15 دن پہ دینا چاہتے ہیں وہ فائدہ نہیں دیتی. ٹھیک ہے، شروع میں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں دن میں دیں آپ، یہ بے انتہا فائدہ دیتی ہے، چونکہ یہ اینٹی وائرس ہے، وائرس یہاں پہ ریپلیکیٹ کر رہا ہے، ایپلیکیشن کو یہاں روک دیں، ڈیفینیٹ فائدہ. دوسرا نمبر پہ میں نے بتایا کہ یہ لنگ میں سوزش کرتی ہے بیماری. لنگ کی جو سوزش ہے، اینی انفلمیشن کے لیے اینٹی انفلمیٹری ڈرگ دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم نے سٹیرائڈز دینے. ٹھیک ہے، اب اگر اینٹی وائرس دے رہے ہیں تو ساتھ سٹیرائڈ دے رہے ہیں تو وہ نہ صرف وائرس مر رہا ہے بلکہ وائرس کے نقصانات جو ہیں انفلمیشن کے وہ بھی مر رہے ہیں. اب تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے کہ یہ کلاٹنگ کرتا ہے، تو ہم یہاں پہ بلڈ تھنرز ان دا سینس آف کہ لوپرن دے رہے ہیں جو مائنر بلڈ تھنر ہے، اور دوسرا ہم اینٹی کویگلنٹس دے دیتے ہیں. یہ 3 اپروچز ہیں ان دا مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیٹیگری. ٹھیک ہے، اب اس میں سے کچھ لوگوں نے ویسے بھی ٹھیک ہو جانا ہے، لیکن اگر فار ایگزامپل ہم نے 100 کو دیا، 30 نے خراب ہونا تھا یا 40 نے خراب ہونا تھا، وہ بچا لیں ہم مائلڈ ماڈریٹ کیٹیگری میں، وی آر گولڈن. کیونکہ ریممبر اگر یہ اس مائلڈ ماڈریٹ کیٹیگری میں نہ روکیں گے بیماری کو، وہ جب آگے جا کے سیویئر میں ہمارے پاس بہت محدود چیزیں ہیں. سو ہمیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے بیماری کو ایز آؤٹ پیشنٹ ٹریٹ کرنا ہی بہتر ہے. اور یہی بات میں اسی لیے کہتا ہوں جو غریب آدمی ہے اس کے لیے ٹائم سے آنا ناممکن ہے، بالکل، اور نہ چونکہ وہ ٹائم سے آئے گا نہیں، وہ اس کیٹیگری میں جا رہا ہے جب وہ آکسیجن پہ آلریڈی آتا ہے. سو جس وقت پیشنٹ ایکچولی آکسیجن پہ نہیں ہے اور اچھی ٹریٹمنٹ لیتا ہے وہ ٹھیک ہو. ریکوری کے چانسز اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ جلدی ہو جاتے ہیں. خیر، ہم نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے. ماسک جو کہ ہم ایس او پیز کا لازمی حصہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. اب جو بیسٹ ماسک ریکمینڈ کیا جاتا ہے ہر کوئی آنیسٹلی اسپیکنگ وہ نہیں خرید سکتا، لیکن اگر آپ جو ماسک استعمال کر رہے ہیں اس کا پراپر طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، کتنی دیر ماسک کا استعمال ہونا چاہیے. میں نے 3-3 4-4 دن لوگوں کو ایک ہی ماسک کا استعمال کرتے دیکھا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. جب ہم بات کرتے ہیں ایس او پیز کو فالو کرنے کی کہ آپ نے کووڈ سے اگر بچنا ہے تو آپ نے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، تو سب سے لازمی چیز جو کہ ذہن میں آتی ہے اور ہم لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ماسک پہن لیا تو اب ہم سیف ہیں. ماسک کا استعمال کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، کیسے اس کو استعمال کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جو کہ سرے سے مانتے ہی نہیں کہ ماسک پہننا بہتر ہے، ان کو پہننا چاہیے، اس سے کوئی فائدہ ہے نہیں ہے. تو پہلے لوگوں کے رویے آپ کو دکھاتے ہیں، پھر بتائیں گے کہ ماسک کا بہترین استعمال کیا ہے، کس طرح سے آپ ماسک کو پہن سکتے ہیں. جی دکھائیے گا. کدھر ہے؟ ہم نے تو کوئی دیکھا ہی نہیں، نہ مرنا ہوا نہ زندہ ہوا. کورونا بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ. ماسک پڑا ہے ادھر، ماسک سے کچھ نہیں مار. سر جی ہونے کسی ٹائم لانا بھی تو چاہیے کہ منہ تے اینو ہی پا لو تو پھر ساہ کس طرح لینا ہے. وائرس ہے کدھر ہے؟ کسی گاڑی میں باندھا یا ڈبی میں باندھا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا ہے؟ آرام کرو بس، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. پاگل تو نہیں ہے نا جو گھروں سے آئے ہوئے ہیں؟ کرونا کا ہو تو پھر سارے گھروں میں بیٹھے ہوں. ایک ہی ڈنڈا ہونا چاہیے. اگر نہیں ماسک پہنا جا رہا تو ان کو ایک ایک ڈنڈا لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ماسک پہنے. یہ وہ ہم کو سوچنا چاہیے، نہیں سوچتی. دیکھو ہم نے پہنا، ہمیں پتہ چلا ہی ہم نے 10 خرچے ہیں، ہم نے پہن لیا. بات یہ ہے سارا عوام تنگ آ گیا اس سے، جو ہے نا کام بھی نہیں ہے، کام دھندہ نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں. ہم لوگوں نے جب جی تو یہ لوگوں کے رد عمل ہے لوگوں کا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، جن میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے ماسک پہننے کی. ڈاکٹر صاحب بیسٹ یوز کون سا ماسک آپ استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح سے کر سکتے ہیں، ٹائمنگز کیا ہونی چاہیے، کتنی دیر بعد آپ کو اس ماسک کو ضائع کر دینا چاہیے؟ دیکھیے ماسک کے بارے میں جو سب سے پہلا چیز ہے کہ ضروری ہے. اب ہم نے نہیں پہنا ہوا دونوں نے، لیکن وی آر 6 feet apart, وی شوڈ بی فائن. اب اگر آپ کسی جگہ پہ شادی بیاہ جہاں مرضی چلے جائیں، اس دفعہ کی لہر میں بھی اگین شادی بیاہ کا سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ لوگوں نے ماسک پہنے نہیں، شادیوں پہ گئے
लोगों से मिले, खाना खाया। अब आप शादी पे गए, ज़रूरी तो नहीं है कि भी खाना ही खाओ, मास्क पहने रखो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसमें से मैं दिखाना ये चाह रहा था कि दिस मास्क इज़ गुड इनफ। अगर आप ये पहनते हैं 85% आपका प्रोटेक्शन है। एज लेकिन ये मास्क लोग 3-3 दिन पहन के रखते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, वो तो उसको फेंकेंगे आप। नंबर 2, आपके पहनने से ज़्यादा ज़रूरी है जो मरीज़ है उसने पहना हो। ठीक है। सो अगर दोनों तरफ से पहना हुआ होगा मास्क तो 85% प्रोटेक्शन है इस मास्क की। ठीक है। अब ये 2 मास्क हैं जो कि देखने में एक जैसे हैं। ये भी KN95 कहलाता है, ये भी KN95 कहलाता है। इसमें फ़िल्टर है, इसमें नहीं फ़िल्टर है, लोगों को ये पसंद है। अब आज मेरे आने की सिर्फ मेन वजह ये है कि इस मास्क की मैं लोगों को आगाही देना चाहता था कि ये फ़िल्टर्ड मास्क अगर मरीज़ ने पहना हुआ है तो वो कोरोना को कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करता रहेगा। लोगों का ख्याल है कि ये फ़िल्टर है, बट इट इज़ द फ़िल्टर कि भाई आप अंदर जब सांस लेंगे तो साफ होगा, बाहर निकालेंगे जो भी मुंह में चीज़ है वो बाहर आ जाएगी। सही। सो बेसिकली इफ़ अ कोरोना पेशेंट जिसको कोरोना हो वो ये पहनेगा तो वो ऐसे है जैसे मास्क नहीं पहना हुआ। आपने सोचा कि ये पेशेंट साथ गुजर भी रहा है तो उसने मास्क पहना हुआ है, लेकिन अगर उसने फ़िल्टर्ड मास्क पहना हुआ है तो एज इफ़ उसने कोई मास्क नहीं पहना हुआ। सो इस लिहाज से अब और ये तो अब मास्क 5-5, 10-10 रुपए के हर तरफ मिल रहे हैं। और ये कहना कि जी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सब अफोर्ड कर सकते हैं। दिमागी तौर पे उनको चलाना है कि भाई हाँ हमें पहनना है, हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए से ज़्यादा हमारे माँ बाप के लिए ज़रूरी है और हमारे बच्चों के लिए। डॉक्टर साहब एक और ज़रूरी चीज़, बच्चों को हम कह रहे थे मास्क पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ज़रूरत तो है लेकिन बच्चे पहनते नहीं हैं। अगर बच्चे पहनते नहीं है तो उनको अच्छा, मैंने पहली लहर में भी यही सुना कि बच्चों के लिए इतना जरूरी नहीं है मास्क पहनना, दूसरी में भी मैंने यही सुना। ट्रांसमिशन बच्चे पूरी कर। ठीक है। अगर बच्चे नहीं पहनते, फॉर एग्जांपल अब हम जहाज में सफर करने जा रहे हैं तो कम से कम उनके आगे शील्ड होनी चाहिए। सही। एटलीस्ट डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ एयर नहीं है, क्योंकि ये है तो एयरबॉर्न। ये जो लोग टच का कहते हैं, टच की भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि लोग ग्लव्स की तरफ जाते हैं, एक ग्लव से सारा दिन गुजार दिया, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है हर वक्त आप अपने हैंड सैनिटाइज करें। मतलब मैं इतने पेशेंट्स देखता हूँ लेकिन येट सैनिटाइजर पेशेंट को देखने से पहले, पेशेंट को देखने के बाद, दरमियान में आप कोई चीज को हाथ लगाया आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, आप बहुत हद तक महफूज रह सकते हैं। डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं तो अभी वैक्सीनेशन के बारे में भी बहुत डिटेल में बात करना चाह रही थी। उम्मीद की एक किरण इसको कहा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वैक्सीनेशन 100% करानी है, ठीक है, ना वाली तो बात ही कोई नहीं। हर एज ग्रुप में करानी, हर एज ग्रुप में करानी है, इसमें कोई क्वेश्चन इफ एंड और बट ही नहीं। हर एक को करानी है और करानी चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए। कोई कहे जी मैंने नहीं लगवानी है, उसको आप आइसोलेट करें कि भाई ये बंदा ट्रांसमिशन करेगा। सही, इतनी सख्ती होनी चाहिए वैक्सीन के। क्या वाकई ये बात सच है कि अगर आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं तो कोविड आप पे उस शिद्दत के साथ नहीं आएगा जो कि उस बंदे को आ जाएगा जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराई? वेरी गुड क्वेश्चन। वैक्सीनेशन सिर्फ आपकी सेवेरिटी ऑफ डिजीज को रोकता है, ठीक है, डेथ को रोकता है, नॉट ट्रांसमिशन को। ठीक है। सो मास्क तो उसके बाद भी पहनना है, ठीक है। तो लेकिन अब मेन आ जाता है क्वेश्चन कौन सी वैक्सीन करानी। वो थोड़ा सा मुश्किल जवाब है इन द सेंस कि भाई हर वैक्सीन को आप पढ़ें, देखें कि इसकी क्या वैलिडिटी है, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या परसेंटेज है इसकी बेनिफिट की आपको हर एज ग्रुप के लिए। हर वैक्सीन का पढ़ने के बाद आप अपने लिए डिसीजन लें। मैं इसके ऊपर यहीं तक ही छोड़ना चाहूँगा। सही। डॉक्टर साहब कोई मैसेज आप देना चाहें देखने वालों को? देखिए इस वक्त मैं वापस जाऊंगा लोग कि जी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया। नो, ये हमारा अपना फेल है। हमें अपने लिए प्रोटेक्ट करना है अपने आप को और अपने घर वालों के लिए प्रोटेक्ट करना है आपको अपने आप को। मास्क का ना पहनना आपकी बेवकूफ़ी, आपका ना इलाज कराना आपकी बेवकूफ़ी।
डॉक्टर साहब मेरे पास वक्त बहुत कम है, थैंक यू सो मच। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने एक बार फिर से हमारे शो में आना है और डिटेल में हमारे नाज़रीन को एक बार फिर से तमाम तर केयर और तमाम तर जितनी भी हमने आज चीज़ें डिस्कस की हैं दोबारा से आगाह करना है, क्योंकि ये लोगों को बार बार चीज़ें रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।